हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसका इंट्रो इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। बाकी का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस से मैं कहूंगा कि प्लांट में होने वाली प्रोसेस है जो आपके पास में प्लांट में होती है, और प्लांट इसके द्वारा अपना भोजन या कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। केवल प्लांट में ही होते हैं। इस कारण इस प्रोसेस की वजह से क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्योंकि ऑटोट्रॉप्स कहलाने का जो कारण है वो कौन है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस या पौधों में भोजन बनाने के जो प्रोसेस है, इसको बताने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे। उसके बाद में लास्ट में फोटोसिंथेसिस को किस प्रकार समझाया वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अरस्तु का व थियोफ्रेस्टस। दोनों वैज्ञानिकों ने ये कहा कि पौधे अपना भोजन मृदा की सहायता से करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि पौधे अपना भोजन मृदा से ग्रहण करते हैं। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, ये दोनों जनक हैं, बायोलॉजी के जनक, और यहाँ पे बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। तो यहाँ पे अगला जो नाम आता है वान हेमोल्ट का आता है। ये वान हेमोल्ट ने सर्वप्रथम बताया कि पौधे अपना भोजन जल से ग्रहण करते हैं। पौधे अपना भोजन किससे बना रहे हैं? जल से। ये किसने बताया? वान हेमोल्ट ने। फिर लास्ट में आपके पास में जो इम्पोर्टेंट मत आता है वो आता है स्टीफन हेल्स का। स्टीफन हेल्स के प्लांट फिजियोलॉजी के जनक हैं। कौन है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स। तो देखो, वान हेमोल्ट के बाद में स्टीफन हेल्स आते हैं और ये कहते हैं कि पौधे वायु व प्रकाश की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। ये फूड जो बनाते हैं ये किसकी उपस्थिति में बताते हैं? वायु और प्रकाश। और इससे लगभग अधिकांश वैज्ञानिक सेटिस्फाई हुए, और इस कारण यहाँ पर स्टीफन हेल्स को फोटोसिंथेसिस के खोजकर्ता बता दिया। ये प्रकाश संश्लेषण के खोज करता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के खोजकर्ता कौन हो गए? स्टीफन हेल्स। अब आगे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की परिभाषा क्या हुई। तीनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखना है। ह्यूमसवाद सिद्धांत के द्वारा बताया अरस्तु ने, मृदा से भोजन बनाएंगे जल की सहायता से। किसने बताया? वान हेमोल्ट। दोनों ही मत सक्सेस नहीं हो पाए, परंतु स्टीफन हेल्स इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ये फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पे, फादर ऑफ फोटोसिंथेसिस, डिस्कवर बाय फोटोसिंथेसिस किसने किया है? स्टीफन हेल्स ने। और वायु और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ये सब किसने बताया? स्टीफन हेल्स ने। आगे देखते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है। तो देखो डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात की जाती है तो यहाँ पे पौधे में वो प्रोसेस होता है CO2 प्लस जल। CO2 और जल की सहायता से क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन या कार्बनिक पदार्थ तैयार करने का जो पदार्थ प्रोसेस है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पौधों में वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे CO2 और जल की सहायता से क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। प्रोसेस क्या कहलाएगा? फोटोसिंथेसिस। मैंने इक्वेशन अभी सही नहीं लिखी है, वो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि CO2 आवश्यक है, जल आवश्यक है, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। और साथ में कहाँ पे प्रोसेस हो रहा है? क्लोरोफिल में। इसका मतलब ये देखो, आप थोड़ा सा, ये दोनों कच्ची सामग्री है। भोजन तैयार करने वाला कौन है? क्लोरोफिल है। और मैंने कहा किसकी उपस्थिति में हो रही है? सनलाइट की उपस्थिति में।
क्या बन रहा है, कार्बनिक पदार्थ बन रहा है। किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब यहाँ पे प्रत्येक टर्म्स को अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया, मैं उन वैज्ञानिकों को डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं CO2 की फोटोसिंथेसिस में उपयोगिता सिद्ध की। ये की आपके पास में सीने बियर ने। किसने की, सीने बियर। तो सीने बियर वैज्ञानिक ने CO2 की उपयोगिता सिद्ध की, किसमें, फोटोसिंथेसिस में। जल की उपयोगिता सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक हैं डी सेसर या डी सोसर बोल सकते हैं। तो ये डी सोसर आपके पास में जल की उपयोगिता सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक हैं। उसके बाद में क्लोरोफिल या हरे रंग का महत्व, हरे रंग का जो महत्व बताया वो बताया आपके पास में ड्यूटेरोचेट ने। किसने बताया, ड्यूटेरोचेट। तो ड्यूटेरोचेट ने पौधों में हरे रंग का महत्व बताया प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। और साथ में यहाँ पे जो सनलाइट के बारे में बताया था वो बताया इंजन होज ने। किसने बताया, इंजन होज। तो इंजन होज ने HNU के बारे में बताया, सनलाइट के बारे में, और साथ में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है ये भी किसने बताया, इंजन होज या इंजन हावेस ने ही बताया। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है कि सब प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। क्या निकलती है, ऑक्सीजन। और इस ऑक्सीजन के बारे में किसने बताया, प्रिस्टले ने बताया। किसने बताया, प्रिस्टले ने। देखो इसको साफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे सब प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है। इस ऑक्सीजन के बारे में कि पौधों के द्वारा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। अब पौधे अशुद्ध वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करते हैं। ये सब किसने बताया, प्रिस्टले ने। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है, प्रिस्टले। तो प्रिस्टले वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की। अब उसके बाद में प्रिस्टले ने बता दिया, क्लियर कर दिया कि ये अशुद्ध वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करने का काम जो करते हैं वो कौन कर रहे हैं, पौधे कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं कि ऑक्सीजन के बारे में बहुत सारे मत चलते हैं। उससे पहले मैं दो इंपोर्टेंट जो इसके पॉइंट वो डिस्कस करता हूँ, फिर बाद में वापस ऑक्सीजन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस जो है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस, या आप कह सकते हैं संश्लेषणकारी प्रक्रिया है। इसका मतलब ऐसी उपापचय या मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें जो सरल अणु है वो एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं। देख भी रहे हैं CO2 जल सरल अणु है, कार्बनिक पदार्थ जटिल पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे ऑक्सीकरण भी होता है और साथ में अपचयन भी होता है। क्या होता है, अपचयन। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीकरण प्रोसेस भी होगा, अपचयन। अब आप सोच रहे होंगे ऑक्सीकरण किसका होगा, अपचयन किसका होगा। तो ऑक्सीकरण जो होता है वो यहाँ पर जल का होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल का ऑक्सीकरण होता है या आपका फोटोलाइसिस होता है, और जबकि CO2 का अपचयन होता है। तो ऑक्सीकरण किसका हुआ, जल का हुआ, अपचयन किसका हुआ, CO2 का होता है। ठीक। अब यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की बात करते हैं, अब इसके बाद वापस इसको लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास प्रिस्टले ने कंप्लीट कर दिया, परंतु प्रिस्टले ने ये नहीं बताया कि ये ऑक्सीजन कहां से मिला। देखो यहाँ पे ये CO2 गैस है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये जल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। मैंने कहा इधर कहाँ है, ये इसके यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ के रूप में इसको दोबारा लिख देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, अपने सही तरीके से जमा देते हैं इसको। देखो यहाँ पे 6CO2 प्लस 12H2O, HNO आएगा काम, क्लोरोफिल रहेगा। साथ में यहाँ पे आपके पास में C6H12 O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट रिएक्शन। अब आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर भी है ना,
ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और बनने वाला में ऑक्सीजन यहाँ पर भी है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी है इसमें भी। तो अब अपने को देखना है कि जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है एनवायरमेंट में, पिछले ने जिस ऑक्सीजन की कहा था वो ऑक्सीजन CO2 से प्राप्त हुई है या जल से प्राप्त हुई है। तो मैं यहां कहूंगा कि ये ऑक्सीजन जो प्राप्त हुआ है ये प्राप्त हुआ है किससे? जल से। अब इसको समझाने के लिए दो मत और आते हैं, दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में रिसर्च किया और बताया। देखो, एक तो आपके पास में आता है वान नील। कौन आता है? वान नील। वान नील क्या कर रहे थे? बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पर कार्य कर रहे थे। ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस पर कार्य कर रहे थे। कौन? वान नील। उन्होंने देखा कि जो आपके पास में ये कहा, उन्होंने कहा कि जो ऑक्सीजन मिल रही है ना वो किससे मिलती है? जल से प्राप्त होती है। किससे? जल से। CO2 से प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल शोषण पे कार्य कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया में जो आपके पास में हाइड्रोजन दाता का कार्य करता है वो जल नहीं करता है। कौन करता है? H2S गैस करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस करती है। तो वहां पर ऑक्सीजन विमुक्त नहीं होती है। वहां पर जो सब प्रोडक्ट बनता है वो कौन बनता है? सल्फर बनता है। तो ये वान नील ने बताया बैक्टीरियल शोषण के द्वारा। फिर इसको प्रायोगिक रूप किसने दिया? प्रायोगिक रूप दिया यहाँ पे रूबेन व कामेन। बहुत इंपोर्टेंट है। रूबेन व कामेन दो वैज्ञानिक हैं, असीद भी इनके साथ में था। तो रूबेन और कामेन ने ऑक्सीजन 18 आइसोटोप का प्रयोग किया। आइसोटोप का प्रयोग किया और फिर ये सिद्ध किया कि ऑक्सीजन गैस किससे निकलती है? जल के अणु से निकलती है। अर्थात इन्होंने जो जल लिया था उसमें ऑक्सीजन जो था वो ऑक्सीजन 18 वाला था और वो ऑक्सीजन 18 से जो आपके पास में जल लिया था उससे ही ये कंपाउंड ऑक्सीजन 18 वाला ही मुक्त हुआ। इसका मतलब अगर मैं जल को यहाँ पे रेडियो इंस्ट्रूमेंट ऑक्सीजन 18 ले लूं तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा? ये वाला ऑक्सीजन 18 ही निकलता है। तो ये किसने बताया? रूबेन कामेन ने। और ये सिद्ध हो गया कि अब जो आपके पास में जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल के फोटोलाइसिस या प्रकाशिक जल अपकरण से निकलती है। फिर सीधी सी बात है, CO2 है, ये CO2 का क्या होगा? अपचयन। और अपचयन के द्वारा ये क्या बनाएगा? ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। तो यहाँ पे CO2 जो करता है वो क्या बनाएगा? ग्लूकोज। तो ये क्लियर हो गया, CO2 से ग्लूकोज बन रहा है, जल से यहाँ पे एनर्जी मिलती है और साथ में क्या निकलेगी? ऑक्सीजन निकलती है। अब उसके बाद डिस्कस करते हैं हम कुछ वैज्ञानिकों का नाम जो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो यहाँ पे हिल रिएक्शन आती है, हिल अभिक्रिया, प्रकाशिक अभिक्रिया। इसके बारे में बताया रॉबर्ट हिल ने। किसने बताया? रॉबर्ट हिल। फिर इसके बाद में यहाँ पे सीमाकारी कारकों का सिद्धांत आता है। सीमाकारी कारकों का सिद्धांत बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हिस्ट्री के हिसाब से नाम देख लेते हैं। ये किसने बताया था? ब्लैक मान ने। ब्लैक मान ने ही प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया को डिवाइड किया। तो प्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया को डिवाइड करने वाले भी कौन है? ब्लैक मान। सीमाकारी कारकों का सिद्धांत भी किसने दिया था? ब्लैक मान ने। सिद्धांत क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो नाम आता है वो इमर्सन का आता है। इमर्सन ने रेड ड्रॉप प्रभाव को बताया। तो यहाँ पे रेड ड्रॉप प्रभाव को किसने बताया था? इमर्सन ने। लाल कदम प्रभाव किसने बताया? इमर्सन ने। और ये पिगमेंट सिस्टम से संबंधित है। किससे संबंधित है? पिगमेंट सिस्टम से संबंधित है। उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे आपके पास में जो नाम आता है आर्नन का आता है। तो ये आर्नन, और आर्नन ने यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन को बताया। फोटोफॉस्फोराइलेशन
राइलेशन को बताया आर्नल्ड ने। किसने बताया? आर्नल्ड। तो ये कुछ नाम हैं जो कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस से जुड़े हैं। अभी नाम को अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इनके प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस बताया, उन प्रोसेस को भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये सब हमारे चैप्टर में है। अब देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन होगी, रिएक्शन होगी और इससे संबंधित कुछ नाम हो गए। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं इससे संबंधित। देखो उनको पहले मैं बता देता हूँ जो डायरेक्ट कंपटीशन में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला नाम फर्स्ट जीव या ऑर्गेनिज्म जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ। पृथ्वी का पहला जीव जिसमें फोटोसिंथेसिस हुआ था वो कौन है? वो है आपके पास में जीवाणु या कहूं मैं बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। सेकेंड क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वायवीय कंडीशन में फोटोसिंथेसिस करने वाला जीव कौन सा हो? तो ये है साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे जीव हैं जो वायवीय कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्योंकि मैंने अभी वानलिन का बताया था, वानलिन ने कहा कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आपके पास में दोनों क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। परंतु कौन सी कंडीशन में? अवायवीय कंडीशन, क्योंकि वहां हाइड्रोजन ज्यादा जल नहीं होकर क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। अगर मैं कहूं वायवीय कंडीशन में सबसे पहले फोटोसिंथेसिस किसने किया तो वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल। फिर आता है इंपोर्टेंट, मैंने कहा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करने वाले जो आपके पास में प्लांट्स हैं वो है आपके पास में महासागरीय शैवाल। कौन है? महासागरीय शैवाल। महासागरीय शैवाल में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। कुल फोटोसिंथेसिस का 90% जो फोटोसिंथेसिस हुआ है किसमें हुआ है? महासागरीय शैवालों में। तो आपसे पूछा जाए पृथ्वी का मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है तो आप समुद्र में या मेराइन में बताएंगे। और कौन करता है? तो वहां पर पाई जाने वाली एल्गी करती है। कौन करती है? एल्गी करती है। उसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पे जड़ों के द्वारा फोटोसिंथेसिस, रूट फोटोसिंथेसिस करेगी। तो ये रूट फोटोसिंथेसिस करती है किसकी? टाइफा में। टाइफा नहीं, सिंघाड़ा। क्या है? सिंघाड़ा में। तो यहाँ पे सिंघाड़ा में जड़ों के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना आप सभी को और सभी इंपॉर्टेंट है। और वैसे पौधों में मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है? लीफ के द्वारा होता है। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में कुछ जो इंपॉर्टेंट घटक हैं वह कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या चाहिए। तो यहां पर एक तो चाहिए CO2, एक चाहिए जल, उसके बाद में थर्ड लाइट भी कौन सी? सनलाइट। उसके बाद में फोर्थ है पिगमेंट का मतलब आपके पास में वर्णक में भी कौन है सबसे प्रमुख? क्लोरोफिल, हरित पर्णहरित। ठीक है, तो ये आपके पास में CO2 चाहिए, जल चाहिए और प्रकाश चाहिए और पिगमेंट चाहिए। सभी को डिस्कस करना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे CO2 की कोई बात नहीं, वायुमंडल में CO2 प्रेजेंट होती है, वहां से मिल जाएगी। जल मृदा के द्वारा अवशोषित किया जाता है, रसारोहण जल अवशोषण की प्रोसेस के द्वारा पत्तियों तक जल पहुंच जाता है। तो ये मैटर नहीं है। जो अब अगली चीज जो नई आई है वह सनलाइट, और उसके बाद में अपने को डिस्कस करना है
वर्णकों को। किसको डिस्कस करना है? वर्णकों को। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है, फोटोसिंथेसिस में प्रकाश का यूज कैसे होता है। तो देखो फोटोसिंथेसिस में प्रकाश की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रकाश, देखो सबको पता है सूर्य के प्रकाश का प्रयोग होगा, ये सूर्य का प्रकाश चाहिए। अब इस प्रकाश होता क्या है, तो मैंने कहा ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या पौधे संपूर्ण विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करते हैं? तो नहीं। किसका अवशोषण करते हैं? केवल दृश्य प्रकाश का। किसका करते हैं? दृश्य प्रकाश का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर दृश्य प्रकाश क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का जो दृश्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? दृश्य भाग, क्या दृश्य प्रकाश कहलाएगा? क्या कहलाएगा? दृश्य। तो यहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरणों का दृश्य भाग ही क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश कहलाता है, विजिबल लाइट। अब मैं कहूंगा कि ये दृश्य प्रकाश से की बात की जाती है तो ये यहाँ पे प्रकाश की जो लंबाई ली जाती है वह क्या होती है आपके पास में? तरंग दैर्ध्य। क्या होती है? तरंग दैर्ध्य, जिसको आप लैम्डा से डिनोट करते हैं। मैं कहूंगा कि यहाँ पे बात की जाती है प्रकाश, तो प्रकाश की दो प्रवृत्ति होती है, एक तो कणीय और एक है तरंग। दो चीजें प्रकाश के बारे में, कणीय प्रवृत्ति। तो पहले प्रकाश को कणीय रूप में माना जाता है क्योंकि प्रकाश कणों के रूप में होता है। फिर बाद में कौन है? आइंस्टीन आए और इन्होंने प्रकाश की क्या बताई? तरंगीय प्रवृत्ति को बताया। किसको बताया? आइंस्टीन वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति को बताया। अर्थात इन्होंने ही कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में, जैसे तरंग के रूप में क्या करेगा? मूवमेंट करता है। और इन्होंने कहा कि आपके पास में जो तरंग की एनर्जी है, ऊर्जा, वो उसकी तरंग दैर्ध्य के युद्ध कर्मानुपाती होती है। अर्थात किसी भी प्रकाश की तरंग की ऊर्जा उसकी तरंग दैर्ध्य के क्या होती है? कर्मानुपाती है। और इन्होंने इक्वेशन भी यहाँ पे दिया hc/λ। ठीक है, ये नियतांक है, h और c आपके पास प्रकाश का वेग है और लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। तो ये ऊर्जा अर्थात छोटी जो तरंग होगी उसकी ऊर्जा क्या होती है? अधिक। और जो लंबी तरंग है उसकी ऊर्जा आपके पास में क्या होगी? कम होगी। अब बात करते हैं दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यहाँ पे आप ये कहेंगे कि 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, 400 भी लिख देते हैं। तो ये 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक क्या होता है? दृश्य प्रकाश होता है। देखो कैसे, देखना है यहाँ मैंने कहा विद्युत चुंबकीय विकिरण में दृश्य प्रकाश को देखते हैं। तो सबसे पहले तो आती है कॉस्मिक रेज। क्या आती है? कॉस्मिक किरणें। उसके बाद में आपके पास में आती है गामा रे। क्या आती है? गामा किरणें। गामा किरणों के बाद में आपके पास में आती है एक्स रे। उसके बाद में आती है UV, अल्ट्रावायलेट रे। तो मैंने कहा दृश्य प्रकाश से पहले की छोटी तरंग दैर्ध्य, सबसे छोटी तरंग कौन सी? कॉस्मिक, जिनका लैम्डा मिनिमम होता है। फिर गामा रे आती है, एक्स किरणें आती है। उसके बाद में अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें आती है। उसके बाद में आती है विजिबल लाइट। ये आती है विजिबल लाइट। ठीक, इसके बाद में आता है आपके पास में इंफ्रारेड। फिर इसके बाद में आती है इलेक्ट्रिक रेडियो। तो ये इलेक्ट्रिक रेडिएशन। ठीक,
तो ये आपके पास में इस प्रकार का सीक्वेंस होता है प्रकाश का। अब अपने को इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी प्रकाश कौन सा है, ये विजिबल लाइट। मैंने कहा इसकी तरंगदैर्घ्य क्या थी आपके पास में कि यहाँ पे 390 नैनोमीटर और यहाँ पे 760 नैनोमीटर। मैंने कहा दृश्य प्रकाश में कौन कौन से, मैंने कहा 7 रंग होते हैं। कौन से होते हैं? विबग्योर, क्या होते हैं? विबग्योर, वो ये बैगनी, ये आपके पास इंडिगो हो जाएगा, ब्लू, ग्रीन, वोलेट येलो हो जाएगा, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पे दृश्य प्रकाश में सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो बैगनी प्रकाश की है। किसकी है? बैगनी प्रकाश की। तो ये बैगनी प्रकाश है पहला। और एंड में कौन सा है? लाल रंग का प्रकाश है, जिसकी तरंगदैर्घ्य क्या है? मैक्सिमम है। यहां पे मैं कहूं कि इसकी जो आपके पास में 390 से नैनोमीटर से 430 नैनोमीटर तक आपके पास में जो प्रकाश होता है वो कौन सा होता है? बैगनी। जबकि यहां पे बात करते हैं 660 से 760 या 650 भी मान लेते हैं वो सिर्फ बार। तो ये नैनोमीटर से आपके पास में कौन सा होता है? रेड रंग की लाइट होती है। तो यहाँ अब जैसे बात करते हैं कि अब फोटोसिंथेसिस के प्रपेज से देखते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रपेज से देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से प्रकाश में होगा? तो यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, ये मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है रेड लाइट में। किसमें होगा? रेड। और मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन लाइट में। किसमें होगा? ग्रीन लाइट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बनता है। प्रकाश का क्वेश्चन ऐसे आता है कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो आप कहेंगे रेड लाइट में। मिनिमम किसमें होती है? ग्रीन में। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पे जो प्रकाश था ये ओवरऑल ये दृश्य प्रकाश है, ये आपके पास में सूक्ष्म पैकेटों के रूप में होता है। तो दृश्य प्रकाश जो है वो किसके रूप में है? सूक्ष्म पैकेटों के रूप में है। और जिनको क्या कहते हैं? फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। तो ये कहलाएंगे फोटोन। तो दृश्य प्रकाश किसके रूप में है? फोटोन के रूप में। और इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो आपके पास में क्या कहलाती है? क्वांटम। क्या कहलाती है? क्वांटम थ्योरी। तो ये क्वांटम, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए कि जो प्रकाश की तरंग होती है उस तरंग में भी छोटे छोटे कण या पैकेट्स पाए जाते हैं, सूक्ष्म पैकेट्स होते हैं जिनको आप फोटोन कहते हैं। इसका एक तरंग में क्या है? फोटोन प्रेजेंट है। फोटोन के अंदर जो निहित ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है? क्वांटम। और इस क्वांटम से 2 वर्ड इंपोर्टेंट आते हैं अपने फोटोसिंथेसिस संबंधित। देखो मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। फोटोसिंथेसिस संबंधित क्वांटम में 2 यूज आएंगे आपके पास में। एक तो क्वांटम आवश्यकता। क्या है? क्वांटम आवश्यकता। क्वांटम आवश्यकता किसे कहेंगे? तो यहां ये कहेंगे CO2 गैस के एक अणु 1 मॉलिक्यूल के अपचयन के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा ये कहलाती है क्वांटम आवश्यकता। तो एक CO2 गैस के अणु के अपचयन के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी? क्वांटम आवश्यकता। अब आप कहेंगे कितनी होती है? तो 8 होता है। इसकी वैल्यू क्या है? 8। एक CO2 गैस के अणु के अपचयन के लिए आवश्यक क्वांटम कितने हैं? 8 क्वांटम की आवश्यकता पड़ती है। और ये इसकी क्या कहलाती है? क्वांटम आवश्यकता कहलाती है। और एक वर्ड आता है क्वांटम लब्धि। क्या आता है? क्वांटम लब्धि। अब क्वांटम लब्धि क्या होता है? तो यहां ये कहेंगे कि एक क्वांटम, अब देखो ध्यान रखना, एक क्वांटम के द्वारा निर्मित ऑक्सीजन अणुओं की संख्या
एक क्वांटम के द्वारा निर्मित ऑक्सीजन अणु की संख्या क्या कहलाएगी? क्वांटम लब्धि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वांटम लब्धि। और ये क्वांटम लब्धि कितनी हो जाएगी? 1/8। कितनी हो जाती है? 1/8। इसका मतलब 12.5%। कितने परसेंट होगी? 12.5। तो क्वांटम लब्धि क्या आ गया आपके पास में? 1/8 क्वांटम। तो दोनों हैं। एक ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के अणु के लिए आवश्यक, ऑक्सीजन के लिए आवश्यक क्वांटम संख्या, क्वांटम आवश्यकता। एक क्वांटम के द्वारा कितने ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है या संश्लेषण होता है, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी क्वांटम लब्धि, या एक क्वांटम के द्वारा कितने ऑक्सीजन अणु बनेंगे। ठीक, तो ये आपके पास में प्रकाश के बारे में कुछ मैंने बताया एक्स्ट्रा में, प्रकाश के का प्रोसेस कैसे रहता है फोटोसिंथेसिस में। तो ये दोनों डेफिनेशन याद करना। बाकी आपको दृश्य प्रकाश का यूज करते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मिनिमम फोटोसिंथेसिस, फोटोन क्या है, क्वांटा क्या है आपके पास में, ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और इसके बाद में सीधी सी बात है कि मैंने कहा एक तरफ तो आप क्या ले रहे हैं? सनलाइट। क्या ले रहे हैं? सनलाइट। इसका मतलब प्रकाश या सौर ऊर्जा जो है उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। इसमें क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। तो ये भी क्या? फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। लास्ट में फिनिश कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे सूर्य की जो सनलाइट है इसको किस में कन्वर्ट करना? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और ये रॉबिन विच ने बताया। तो ये रॉबिन विच ने बताया था। ठीक, आई थिंक ये पूरा का पूरा वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और इजी वीडियो है। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। धन्यवाद।